हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे। मैं भी हूँ। हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं। इसके हमने अभी तक 16-17 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, दिल दहला देने वाली कहानी है। ये रोज़मर्रा की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं से जुड़ी हुई कहानी है। ये एक इस तरीके की कहानी है जो सबको अपनी सी ही लगेगी। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको फील कराएंगी कि जो आपसे जुड़ी कुछ दर्दनाक घटनाएं हैं उनको एक अल्फाजों के रूप में इस कहानी में दर्ज कर दिया हो। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है, मैं इसकी पूरी कहानी का निचोड़ अगर 2 शब्द में बताऊं तो एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा अध्याय है, हम अपने अध्याय को देख लेते हैं। रिश्ते में बड़ा धोखा। हमारा वही अध्याय चल रहा है, रिश्ते में बड़ा धोखा। तो जिस लाइन पे हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमने अभी अन्नू नाम की लड़की की अंतर मन की आवाज़ को समझा था। वो उसकी अंतर मन की आवाज़ ये थी कि हर लड़की को ये पता हो कि शादी के बाद ज़िंदगी नर्क बन जाती है। हर लड़की को पता हो कि शादी के बाद ज़िंदगी नर्क बन जाती है और बच्चे होने के बाद मजबूरन उस नर्क को भुगतने पड़ता है। तो कोई भी लड़की, शायद तो कोई भी लड़की कभी भी शादी नहीं करना चाहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये उसके अंतर मन की आवाज़ थी। अब इसके आगे से हम पढ़ते हैं। पति का झूठ, छल, फरेब, धोखा, अत्याचार, टॉर्चर वाला सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद मैंने बहुत हिरासा होकर कहा, मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ। लिखना चाहती हूँ। तुम पढ़ लिख कर पति का जवाब आया, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? कहते हुए वह बदतमीजी करने लगे। पर कभी मुझे पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे सूट सलवार पहनने का बहुत शौक था। एक दिन पति का अच्छा मन देखकर उनसे मैंने 2 सूट सलवार खरीदवाए। सूट और सलवार दुपट्टा खरीदवाया और खरीदवा के पहनने लगी। सिलवा के खरीदवा के पहनने लगी। तभी पति ने मेरे सारे कपड़े कमरे के बाहर फर्श पर, जमीन पर पटक कर माचिस उठाकर जलाने लगे। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सूट सलवार नहीं मांगूंगी, यह कहा। हाथ जोड़कर माफी मांगी और सूट सलवार कभी नहीं पहनूंगी, ऐसा कहा। मेरे सारे कपड़े मत जलाओ, मैं नहीं पहनूंगी। मैं इन्हें रखे रहने दूंगी, बस देख लिया करूंगी, पर मैं इन सूट सलवारों को कभी नहीं पहनूंगी। कृपया करके मेरे सूट सलवार कपड़े मत जलाओ। ठीक है, मत जलाओ। पति का एक सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त था, केके जी, जो कुछ दिन पहले ही इनसे पति की दोस्ती हुई। अगले दिन पति के साथ दोस्त केके जी हमारे कमरे पर मिलने आए और नमस्ते किया। मैंने उनको चाय नाश्ता कराया। तभी केके जी मुझसे बोले, घरेलू चीजों में गलतियां नुक्स निकालते हुए मुझे गलत ठहराने लगे और मेरे पति से कहा, बच्ची है, दिमाग नहीं है। ये कहकर केके जी चले गए। फिर 9 अक्टूबर सन 2010 को मेरा जन्मदिन था। मैं अपने बेटे को लेकर मम्मी के साथ मंदिर गई। शाम को मम्मी ने केक मंगवाया। केक काटने के बाद मैं चख भी नहीं पाई कि पति ने कहा, पहले केक डॉक्टर की पत्नी के लिए प्लेट में निकाल दो। मैंने कहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे डॉक्टर की पत्नी के लिए केक देने को कह रहे हो? उन लोगों ने आपके सामने ही मुझे बेइज्जत किया, गंदी गाली दी और कहा, तुझे उठवा लेंगे, तेरे साथ रेप करवाएंगे और
आपको मेरी इज्जत बेइज्जती का जरा सा भी ख्याल नहीं था क्या? मैं केक नहीं दूंगी। मैंने इतना कहा ही था कि पति ने एक बार फिर से मम्मी के सामने ही मुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझ पर हाथ उठाया, मेरा पूरा जन्मदिन खराब कर दिया। जन्म दिवस का जो भी उत्सव था वह खराब कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका अपने दोस्त डॉक्टर की पत्नी, उस प्रेमिका की खातिर अपनी ही पत्नी का पति ने जन्म दिवस का जो उत्सव था वो खराब कर दिया। मानो पति के लिए मैं और मेरा जन्मदिन कोई खास नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की पत्नी के लिए ही हो। इस तरह से मेरा जन्मदिन खराब करके मुझे और मम्मी को दुश्मन की तरह देखते हुए और परेशान करने के लिए अपने दोस्त के को पति ने बुलवा लिया। इतने कलेश के माहौल में उसी समय पति ने मम्मी से और मुझसे पूड़ी पकवान तरह तरह का बनवाया। इस तरह से हमने पति और केके जी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद घर के कलह कलेश की सारी बातें हुई तो पति के दोस्त केके सी सिर्फ मुझे ही समझाते रहे, पति को कुछ नहीं समझाया, ना ही कुछ कहा। हर बात पर मुझे ही गलत ठहराते रहे। और इधर मैंने पहले ही देख लिया था कि डॉक्टर और केके जी से पति बुराइयां कर रहे थे, मेरे और मम्मी के बारे में बहुत बुरी बुरी और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। बुराइयां करते समय शराबी डॉक्टर, पति और केके सी आपस में जिस तरह से हमारे और मम्मी के बारे में कह रहे थे मानो जैसे कोई साजिश हो। मैंने खुद सुना और देखा तो मेरे दिल में धक्का लगा। पति ज्यादातर मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते थे और डॉक्टर उसकी पत्नी से व्यवहार अच्छा बनाकर रखते थे। जब भी उनके कमरे से पति की बातें करने की आवाजें रात को आती तो ज्यादातर मेरी बुराई ही सुनाई देती थी। मेरे पति डॉक्टर की पत्नी के साथ भी संबंध बनाकर रखते थे और मेरे साथ भी एक समय पर 4 बार इस तरह से एक दिन में 3 बार शारीरिक संबंध, रात में 4-5 बार, सुबह उठते भी और दोपहर में भी, ऑफिस से आकर 4-5 बार और फिर से रात में मेरा करते थे। मेरा शरीर इस काबिल भी नहीं था। जब भी ऐसा होता तो मैं सिर्फ रोती ही रहती थी, माफी मांगती, मना करती थी। जब मुझे कोई भारी नुकसान पहुंच जाता या मैं तैयार नहीं होती तो मेरे साथ मारपीट करते और नाराज हो जाते। जरा जरा सी बात पर घर में कलेश करते, हर चीज के लिए कमी कर देते। घर में राशन साग सब्जी नहीं लाते। सिर्फ 3 किलो उड़द और चने की दाल ही लाके रख देते थे, महीनों महीनों के लिए कि खाती रहे और बदतमीजी से कहते यही खा हमेशा। मेरा पहला बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। और उन्हीं दौरान पति के दोस्त के फिर से हमारे घर घूमने आए। उन्हें पता चला मेरी गर्भवती प्रेगनेंसी के बारे में तो उन्होंने पति को साइड में ले जाकर खूब समझाया और कहा कि तू देख तो लेता, उसका शरीर में अभी खून भी नहीं बना हुआ है और तूने फिर से ऐसा काम कर दिया। बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, कम से कम शरीर तो थोड़ा उठने देता। अब सफाई करवा दे इस बच्चे की। दोस्त के सी के कहे अनुसार पति ने मेरी उसी दिन सफाई करवा दी। सफाई करवाते समय मुझे बहुत हानि पहुंची और मैं काफी लंबे समय तक बेहोश बनी रही थी। अभी मैं सिर्फ 15 साल की ही थी, क्योंकि अभी अन्नू नाम की लड़की सिर्फ 15 साल की थी और उसका एक छोटा बच्चा था जो 1 साल का नहीं हुआ था। फिर भी उसके पति द्वारा उसे फिर से गर्भ अवस्था में पहुंचा दिया गया था। इस ऐसी हालत में उसका शरीर कैसी पीड़ा से गुजर रहा होगा ये तो हर महिलाएं और सज्जन पुरुष समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की ही थी और शरीर बहुत कमजोर था। मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल पा रहा था। मेरा बच्चा मेरा दूध पीता था। मैं उड़द चने की दाल खाते बहुत उब गई थी और मुझे दूध बनना भी बंद हो गया था, जिस कारण से मेरा कुछ महीनों का बच्चा
दिन में भूख से तड़पता बिलखता रोता रह जाता था और मैं अभी ज़्यादा समझदार भी नहीं थी। जब भी पति से कहती आप तो बाहर कभी ऑफिस की पार्टियों के साथ तो कभी किसी के साथ अच्छा अच्छा खाना खाकर आते हो और मुझे घर में इतना सारा उड़द चने की दाल ही लाकर रख देते हो। दाल खा खाकर मैं ऊब गई हूँ अब और मुझसे ये दाल नहीं खाई जाएगी। आपको बच्चे की भी चिंता नहीं, वह दूध के लिए भूखा रोता है। मुझ में दूध बनना बंद हो गया है। जैसे ही मैं इतना कहती तो पति फिर से मुझे मारते पीटते और अत्याचार करते, पर कभी भी मेरी बात नहीं सुनते ना ही समझते। पर जब बात आए शारीरिक संबंध की तो वह बराबर ही करते और साथ ही डॉक्टर की बीवी के साथ भी संबंध बनाए रखते थे। मैं यह सब देखते देखते एक जिंदा लाश बनी जा रही थी, तिल तिल मर रही थी। कुछ समय समझ नहीं आ रहा था, शरीर भी काम नहीं करता था। फ्रेंड्स सॉरी, मैं थोड़ी भावुक हो रही है, ये कहानी भी बहुत ही घातक है फ्रेंड्स। तो पर भगवान श्री हरि विष्णु ने नारी शिक्षा में कहा है, जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने, उनका एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है नारी शिक्षा। उन्होंने नारी शिक्षा में ये उपदेश दिया है, श्री हरि ने, विष्णु ने, लॉर्ड कृष्णा ने, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविण तुमेव सर्व नमो देव देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का स्वयं उन्होंने भी उपदेश दिया है कि नारी को सर्वप्रथम रखा हुआ है उन्होंने। वो स्वयं खुद नारीश्वर है, लेकिन कुछ ऐसे जो पुरुष होते हैं जो प्ले बॉय की तरह होते हैं, जो अपनी उस आदत से मजबूर होते हैं और अपनी मनमानी करते हुए अपने खुद से जुड़े रिश्तों को बहुत ही चोट पहुंचाते हैं, घातक यातनाएं पहुंचाते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से ही पीड़ा पहुंचाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि लॉर्ड कृष्णा भी स्वयं नारीश्वर है। सभी मनुष्य, चाहे औरत हो या आदमी, सब एक समान ही होते हैं, बस थोड़ा सा उनका जेंडर चेंज होता है। सब में वही फीलिंग होती है, सबको वैसा ही दर्द होता है पीड़ा पहुंचने पर। ऐसे पुरुष नहीं समझते, लेकिन सभी पुरुष ऐसे नहीं है। मेरा मानना ये नहीं है कि सारे ही होते हैं, कुछ जेंटलमैन भी हैं जो सज्जन आदमी हैं, वो भी इस दुनिया में है और उन्हीं की खातिर ही ये संसार चल रहा है। अगर ये संसार चल रहा है तो सबूत है इस बात का कि कुछ सज्जन लोग भी हैं जिनके कारण ये धरती, ये दुनिया अभी भी चल रही है। अगर सज्जन लोग नहीं होते, सिर्फ इसी टाइप के पुरुष और इसी टाइप के लोग होते, तो शायद ये दुनिया कब की खत्म हो जाती, भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती। ये अगर चल रही है तो सबूत है कि कुछ सज्जन लोग हैं, उन्हीं की खातिर चल रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी कहानी। मैं यहाँ पे इस कहानी का एंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। इस पे मैंने मार्क लगा दिया है, इसी लाइन से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप जरूर देखिएगा। अगर इस कहानी से आप जरा सा भी प्रेरित होते हैं, जरा सा भी इस कहानी को समझ पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अपना जो राय है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम इस कंटेंट्स को और अच्छी तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे फ्रेंड्स। और ये जो कंटेंट है आप मिस ना कर पाएं, आपका ब्रेक ना हो, टूटे ना हो, ये कहानी टूटे ना, इसकी हर जो एपिसोड है आपको कंटिन्यू मिलते रहें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कहानी से जो सही संदेश है, जो सही मैसेज है, उसी को लीजिएगा। जो भी गलत वे में जो संदेश है, जो गलत चीज़ें हैं, उनको मत फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। ये कहानी का सबके सामने लाने का एक ही मतलब है कि इसके सही संदेश को देखें। इस कहानी में जो हुई घटना है, उस घटना को आप अपने जीवन में किस तरीके से सुलझाएं और किस तरीके से सबकी पीड़ा समझते हुए अपने रिश्तों को संभालें, संजोएं और प्यार से रखें फ्रेंड्स। बस यही एक मकसद है इस कहानी का सबके सामने रखने का फ्रेंड्स। ठीक है, एक संदेश सबके लोगों बीच में पहुंचाने का फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें हमें साथ की जरूरत है। आप लोग साथ दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भर भर के दर्ज कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पहले से ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।